नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 जुलाई से 12 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आनंत टेक्नोलॉजी। आनंत टेक्नोलॉजी को हाल ही में भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। यह जो आनंत टेक्नोलॉजी है यह हैदराबाद की कंपनी है। हैदराबाद की कंपनी आनंत टेक्नोलॉजी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। यह जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है निजी ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए इन स्पेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह जो सेवा है यह 2028 में शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। भारत की पहली जो निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा है यह 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। इन स्पेस के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। हैदराबाद की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? आनंद टेक्नोलॉजी। यह जो सेवा है यह पूरी तरह से भारत में बने उपग्रहों के द्वारा संचालित की जाएगी। यह सेवा भू स्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रह से संचालित होगी जो कि पृथ्वी के 35,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। भू स्थिर कक्षा कहाँ? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ये इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है किसने? इन स्पेस ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी है। आस्था पूनिया भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट हैं आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना में आस्था पूनिया सब लेफ्टिनेंट है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को फाइटर पायलट के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है। शिवांगी सिंह राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट थी। कौन थी? शिवांगी सिंह। अवनी चतुर्वेदी MiG-21 को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मोहना सिंह जीतरवाल भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है जिन्होंने अपने 2 साथियों भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली महिला लड़ाकू पायलट इन्हें घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CSIR IGBIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया। फिनोम इंडिया परियोजना के तहत शुरू किया गया है यह राष्ट्रीय बायो बैंक पूरे भारत से लगभग 10,000 लोगों का स्वास्थ्य, आनुवांशिक और जीवन शैली से जुड़ा डाटा को संग्रह करेगा। यह जो बायो बैंक लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में यह यूके बायो बैंक से प्रेरित है। तो यह इस बायो बैंक को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक। इसे फिनोम इंडिया परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है। फिनोम इंडिया परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है। और यह जो बायो बैंक है कहाँ से प्रेरित है? तो यूको बायो बैंक से इंस्पायर्ड है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां उपस्थित है। यह जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
इसका विषय था, थीम था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्राजील में आयोजित हुआ। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा वह भारत में आयोजित होगा, वर्ष 2026 में आयोजित होगा। ब्रिक्स ने विकासशील देशों के लिए संसाधन जुटाने के लिए जलवायु वित्त पर अभिकर्ताओं के रूपरेखा घोषणा पत्र को अपनाया। कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन व्यापार में सहयोग के लिए ब्रिक्स कार्बन मार्केट साझेदारी पर समझौता ज्ञापन का समर्थन किया है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 ईस्वी में। ब्रिक ने वर्ष 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया और पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था, रूस में आयोजित हुआ था। इसके जो सदस्य हैं, प्रारंभिक 5 सदस्य मिलकर ब्रिक देशों का निर्माण करते हैं, ब्रिक संगठन का निर्माण करते हैं। ये 5 देश कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। वर्ष 2024 में ईरान शामिल हुआ। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया वर्ष 2025 में शामिल हुआ और अर्जेंटीना वर्ष 2024 में, अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन वर्ष 2024 में अर्जेंटीना आधिकारिक रूप से इसमें शामिल होने से पीछे हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? विश्व बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथा है। गिनी इंडेक्स जो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, गिनी इंडेक्स 2025, इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स में भारत को 2025 के लिए चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा सबसे समानता वाला देश घोषित किया गया है भारत को। गिनी इंडेक्स जो है, गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत ने 25.5 स्कोर के साथ यह चौथा स्थान प्राप्त किया है। गिनी इंडेक्स क्या होता है? यह किसी देश में आय अर्थात इनकम के वितरण की समानता को मापता है। गिनी इंडेक्स किसी देश में आय के वितरण की समानता को मापता है। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला 3 स्थान स्लोवाक गणराज्य को प्राप्त हुआ है, पहला स्थान, दूसरा स्थान स्लोवानिया को और तीसरा स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को प्राप्त हुआ है चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता देश अमेरिका बना है। हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 जारी हुआ। इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता देश अमेरिका बना है और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है। उसने, भारत ने किसे? चीन को पीछे छोड़ा है और चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता देश बना है। भारत की बायोफ्यूल खपत में एक साल में 40% की वृद्धि दर्ज की है। अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर ब्राजील है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, चौथे स्थान पर भारत है और भारत ने चीन को पीछे छोड़ा, इसलिए चीन चला गया है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सूरीनाम जो कि एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, सूरीनाम एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं जेनिफर गेर्लिंग्स साइमंस, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सूरीनाम की संसद ने इन्हें जेनिफर गेर्लिंग्स साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य जो बना है हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश ने जुलाई 2025 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत राशन देने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है, अर्थात चेहरा को पहचान कर राशन वितरण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, यह शुरू हो चुका है। OTP आधारित प्रणाली दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण असफल हो रही थी। फिंगरप्रिंट स्कैन भी कई बार UDI सर्वर की त्रुटियों और उंगलियों के
घिस जाने के कारण विफल हो रहा था। इसलिए हिमाचल प्रदेश में चेहरा को पहचानने की विधि शुरू की गई है। चेहरा को पहचान कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन देने की प्रणाली शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ की टू द सिटी सम्मान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में की टू द सिटी सम्मान प्राप्त हुआ है। की टू द सिटी अर्थात शहर की चाबी। यह किस शहर ने इन्हें प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और ब्यूनस आयर्स में इन्हें की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में, भारत के प्रधानमंत्री अभी अर्जेंटीना की राजकीय यात्रा पर थे, वहां अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान परंपरागत रूप से किसी सम्मानित अतिथि को मैत्री और विश्वास का प्रतीक मानते हुए दिया जाता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम है जेवियर मिलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क, दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, ट्विटर का नाम अब बदल के एक्स हो गया है, तो एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। तो दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने किस नाम से अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? हाल ही में एलन मस्क जो कि सरकार के सहयोगी थे, डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क थे। एलन मस्क से उनका डोनाल्ड ट्रंप का कुछ विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद में मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से अलग होने का फैसला किया और अलग होने के फैसले के बाद से एलन मस्क ने वहां पे एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की और राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है फेडरल अमेरिका पार्टी। राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है अमेरिका पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही। एलन मस्क के राजनीतिक पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। अमेरिका पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी उन्होंने शुरू की है, जबकि अमेरिका का जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है अमेरिका का, जिसे फेडरल इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, तो अमेरिका के फेडरल इलेक्शन कमीशन ने अब तक अमेरिका पार्टी के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि नहीं की है, किंतु एलन मस्क ने एक अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं। ये जो संजोग गुप्ता है जियोफ एलार्डिस का उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है? दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत हाल ही में की है। इसका उद्देश्य है गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसायों और नौकरियों के जरिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना। चुने गए प्रत्येक परिवार, इस योजना के तहत चुने गए प्रत्येक परिवार को 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी ताकि वे कोई अपना छोटा काम या छोटा कोई व्यापार शुरू कर सके। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 15,000 प्रति परिवार की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी ताकि वो अपना आय बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? हाल ही में कोलंबिया बना है और उज्बेकिस्तान बना है। हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राजील में आयोजित हुआ था। ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था। ब्राजील 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा जो कि वर्ष 2026 में भारत में आयोजित किए जाएंगे। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील में हो रहा है, उससे पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह ब्रिक्स देशों के द्वारा शुरू किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसमें मूल रूप से 5 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा यह शुरू किया गया था। इसके बाद इसमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया जैसे देश भी शामिल हुए। यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है चीन में, चीन के शंघाई शहर में, और वर्तमान में इस
न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं डिल्मा राउसेफ हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का यूपीआई शुरू करने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? तो पहला कैरेबियाई देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो। पहला कैरेबियाई देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो, जो कि भारत का यूपीआई शुरू किया है। त्रिनिदाद और टोबैगो दुनिया का 8वां देश बन गया है और कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है जहां भारतीय यात्रियों के लिए यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम अर्थात यूपीआई सेवाएं शुरू की गई हैं। यूपीआई भारत में विकसित एक तेज, सुरक्षित और रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है। अब दुनिया के 8 देश ऐसे हो गए हैं जहां यूपीआई सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। दुनिया के 8 देश कौन कौन से हैं वर्तमान में? संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस, और लास्ट में शुरू हुआ है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने मूल्य के सरकारी बॉन्डों की नीलामी की घोषणा की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 25,000 करोड़ रुपए। हाल ही में आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्डों की नीलामी की है। 25,000 करोड़ रुपए के 2 सरकारी बॉन्डों की नीलामी की है आरबीआई ने। यह नीलामी मुंबई स्थित आरबीआई कार्यालय में उसके ई क्यूबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई है। इन बॉन्डों को डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है, जो सरकार द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। यह जो प्रक्रिया है यह सरकार को पूंजी जुटाने में मदद करती है, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे, सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है हरियाणा राज्य में। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है हरियाणा राज्य में, अरावली की पहाड़ियों में। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा राज्य सरकार बनाएगी। यह परियोजना लगभग 10,000 एकड़ में फैली होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों और प्रकृति का संरक्षण करना, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद गुजरात तक जाती है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और इसी अरावली पर्वत में हरियाणा सरकार एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी शुरू करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो वर्ष 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है बुल्गारिया। यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बन गया है। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को यूरोजोन में शामिल करने की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब बुल्गारिया 21 जनवरी 2026 से यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लेगा। यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वात्सला का निधन हुआ है। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वात्सला का निधन हो गया है। तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी कौन थी? वात्सला थी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यह निधन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में जो एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी थी वात्सला का निधन हो गया है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में वात्सला का निधन हो गया है। वात्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी। माना जाता है कि उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष से अधिक थी। उसकी उम्र के कारण उसे दादी के नाम से भी पुकारा जाता था। भारत सरकार द्वारा 1992 में हाथी प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस विदेशी सरकार के द्वारा किसी विदेशी सरकार से दिया जाने वाला 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील के द्वारा। हाल ही में ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और यह 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस यह ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है और यह 26वां सम्मान है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद
किसी प्रधानमंत्री को विदेशी सरकार से दिया जाने वाला यह 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें अभी तक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड कहाँ शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दिल्ली में सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है। दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को एक नई स्मार्ट कार्ड सहेली स्मार्ट कार्ड प्रदान किया है। इस सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत दिल्ली की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं और ट्रांसजेंडर। यह जो नया सिस्टम है गुलाबी टिकट योजना की जगह लेगा। गुलाबी टिकट योजना के तहत इसके पूर्व के सरकार जो कि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उसने महिलाओं को, सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए गुलाबी टिकट योजना शुरू की गई थी। इसमें इस गुलाबी टिकट योजना में सभी महिलाएं शामिल थी, जबकि अभी वर्तमान में जो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है उसने सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसी गुलाबी टिकट योजना का नाम बदलकर उसने सहेली स्मार्ट कार्ड योजना कर दिया है। इस सहेली स्मार्ट कार्ड योजना में केवल उन्हीं लोगों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी जिनका पता दिल्ली का है या जिनका आधार कार्ड दिल्ली का आधार कार्ड है, जिसका एड्रेस दिल्ली का है। अर्थात अब पूरे भारत के महिलाओं को दिल्ली में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। अब केवल दिल्ली के अस्थायी निवासी को ही वहाँ दिल्ली के सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी और इसके लिए सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्विसिया मिराबिलिस से नवाजा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्रधानमंत्री को मिला। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान मिलते ही ये 27वां देश हो गया है नामीबिया जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। नामीबिया से पहले हाल ही में 26वां किसी देश का 26वां सर्वोच्च सम्मान, ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। अब नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्विसिया मिराबिलिस। यह सर्वोच्च सम्मान 27वां सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। किस लिए लॉन्च किया है? मच्छरों से लड़ने के लिए लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए खासकर बरसात के मौसम में एक नई परियोजना शुरू की है, स्मार्ट मस्कीटो सर्विलांस सिस्टम। स्मार्ट मस्कीटो सर्विलांस सिस्टम नामक यह परियोजना एआई आधारित आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वयं को संत बताकर जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने यहाँ उत्तराखंड में स्वयं को संत बताकर जनता को गुमराह करने वाले बाबाओं के खिलाफ, जनता को गुमराह करने वाले वैसे लोगों के खिलाफ जो कि जनता को गुमराह करते हैं, ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है ऑपरेशन काल नेमी। यह एक पुलिस अभियान है। यह उन लोगों के खिलाफ शुरू किया गया है जो स्वयं को झूठा संत बताकर जनता को धोखा देते हैं। इस कदम का उद्देश्य है आस्था के नाम पर धोखाधड़ी को रोकना और धार्मिक सौहार्द की रक्षा करना। ऑपरेशन काल नेमी का जो नाम है यह हिंदू पौराणिक कथा में एक राक्षस था कालनेमी, उस कालनेमी से लिया गया है जो साधु का वेश धारण कर लोगों को भ्रमित करता था। और वर्तमान समय में उत्तराखंड में साधु का वेश धारण कर लोगों को ठगने वाले बाबाओं के खिलाफ यह अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन कालनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को वहां का राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र का राज्य उत्सव घोषित किया है। गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप में मनाने की शुरुआत की थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने
और 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करना और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है असम सरकार ने। असम सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मनुष्यों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्षों को कम करने के लिए गजमित्र नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, जिसके अंतर्गत 12 स्थानों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसका प्रस्ताव पेरिस में चल रहे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। अर्थात यह मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में 12 किले और किलेबंद क्षेत्र शामिल है, जो कि 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित किए गए थे। इन 12 स्थानों में मराठा का साल्हेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, कांदेरी किला, रायगढ़ प्रतापगढ़, सुवर्णपुर पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का अर्थुकल पुलिस स्टेशन देश का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल का। केरल में स्थित है अर्थुकल पुलिस स्टेशन। अर्थुकल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है और यह केरल का अर्थुकल पुलिस स्टेशन देश का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है। केरल के अलेप्पी जिले का अर्थुकल पुलिस स्टेशन देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है, जिसे ISO प्रमाणित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ISO एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न उद्योगों के लिए मानकों को तय करता है, विकसित करता है। ISO द्वारा विकसित मानकों का पालन करके कंपनियां अपने उत्पादों, सेवाओं, प्रबंधन और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता में सुधार कर सकती है। तो केरल के अलेप्पी जिला के अर्थुकल पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन शिवा का संबंध किससे है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमरनाथ यात्रा जो इस साल हो रही है, उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 की शुरुआत की गई है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत अर्थात स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर पहल शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु ने शुरू किया है भारत पहल शुरू किया है IISc बेंगलुरु ने अपने दीर्घायु भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का अर्थ है उम्र बढ़ने, लचीलेपन, प्रतिकूलता और परिवर्तनों के बायोमार्कर। इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीयों में उम्र बढ़ने को प्रभावित करने वाले शारीरिक, आणविक और पर्यावरणीय संकेतों का मानचित्रण करना है। यह भारत का पहला व्यापक वृद्धावस्था डेटाबेस तैयार करेगा, जिसमें बहु पैरामीट्रिक विश्लेषण, उन्नत नैदानिक मूल्यांकन और जीवन शैली कारक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन से भारतीय छात्रों से बातचीत की? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, शौकिया रेडियो से। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अभी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। उन्होंने शौकिया रेडियो, जिसे
हैम रेडियो भी कहा जाता है। इस रेडियो का उपयोग कर भारतीय छात्रों से उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन से बातचीत की है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो का उपयोग किया है अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत के छात्रों से बातचीत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार ने आदर्श ग्रामीण गांवों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, नाम से आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। नाम वृंदावन, जो कि नाम से आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, लेकिन नहीं, यह मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने आदर्श ग्रामीण गांवों को विकसित करने के लिए। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने आदर्श ग्रामीण गांवों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कम से कम 2000 लोगों और 500 गौ वंश वाले गांवों को वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना गौ पालन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उसके लिए उसका भूमि पूजन किया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या रखा गया है? भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, INS निस्तार। INS निस्तार, जो कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल सिस्टम है। INS निस्तार भारत का पहला स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विशाखापत्तनम में विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। धन्यवाद।